क्या दादाजी नहीं रहे? ये सुनकर मोहित के हाथ से फोन नीचे गिर गया। अपने चाचा के आए इस फोन ने मोहित को हिलाकर रख दिया। बहुत प्यार करता था मोहित अपने दादाजी से। वो जब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश आने वाला था, उसके 2 महीने पहले ही मोहित के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से दादा दादी ही उसके जीने का सहारा बन गए थे। मोहित के माता पिता का सपना था कि मोहित विदेश जाए और डॉक्टर बनकर ही घर लौटे। इसलिए उसके दादा दादी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी 2 दिन पहले ही मोहित के उसके दादाजी से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। तब वो उसे कह रहे थे, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, तेरे माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करना। आज मोहित को अपने दादाजी की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वो कह रहे थे कि न जाने मैं कितने दिन और रहूं, मुझे कुछ हो गया तो तेरी दादी का ख्याल भी तुझे ही रखना है। तू मेरा प्यारा पोता है। दादाजी का चेहरा याद कर मोहित के आंखों से झरझर आंसू बरस पड़े। मगर ये कैसी विडंबना थी कि वो दादाजी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई में 1 साल और बाकी था। इसलिए उसे बीच में भारत जाने की परमिशन नहीं मिल सकती थी। मोहित के पास आज दादाजी की यादों के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि अंतिम बार दादाजी के दर्शन करना भी उसके नसीब में नहीं था। दादाजी को याद कर मोहित पूरी तरह से टूट चुका था, पर होने को कौन टाल सकता है। उसे अपने माता पिता और दादा दादी का सपना भी पूरा करना था। इसलिए मन लगाकर फिर से पढ़ाई करने लगा। आखिर 5 साल बाद मोहित की मेहनत रंग लाई और आज पूरे 5 साल बाद वो भारत जाने वाला था। सबसे ज़्यादा उसे अपनी दादी से मिलने की चाह थी। फ्लाइट में बैठे बैठे मोहित अपनी दादी के बारे में सोचने लगा कि जब दादी मुझे यूं अचानक इंडिया आया हुआ देखेगी तो खुशी से रो पड़ेगी, और जब दादी को पता चलेगा कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ तब तो मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बांटेगी। ये सब सोचते हुए मोहित शाम को जैसे ही घर पहुँचकर डोर बेल बजाई तो उसके चाचा के लड़के सुमित ने दरवाज़ा खोला। सामने मोहित को देखा तो खुशी से दौड़कर उसके गले से लग गया। तभी सुमित की आवाज़ सुन उसकी माँ यानी कि मोहित की चाची कविता चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आई। क्या हुआ सुमित, क्यों हल्ला मचा रहा है? कहते हुए वो जैसे ही रसोई से बाहर निकली तो सामने मोहित को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित ने आगे बढ़कर चाची के पैर छुए तो उसने कहा, बेटा आप यूँ अचानक, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर, पहले बता दिया होता तो तुम्हारे चाचा जी को एयरपोर्ट भेज देती तुम्हें लेने के लिए, और तुम तो थोड़े दिन वहीं रहकर ट्रेनिंग करने वाले थे ना। मोहित हंसकर बोला, अरे चाची सांस तो लीजिए, एक साथ इतने सारे सवाल। कहते हुए मोहित अंदर आ गया और फिर बोला, चाची अपनों के बिना की गई तरक्की भी कोई तरक्की है भला? मेरा तो आप सबके साथ रहने का मन था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब आपका ये बेटा यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगा। ये सब सुनकर तो कविता जी को झटका सा लगा, जैसे काटो तो खून नहीं। मोहित बोला, दरअसल चाची मैं दादी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था। अगर आप सबको बता देता तो दादी माँ को भी पता चल जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। कहते हुए मोहित अपनी दादी के कमरे की तरफ चला गया, मगर जैसे ही कमरे में पहुँचा तो दादी कमरे में नहीं थी। मोहित दादी दादी कहते हुए बाहर निकला, मगर उसे दादी कहीं दिखाई नहीं दी। कविता रसोई में मोहित के लिए चाय बना रही थी।
मोहित रसोई में जाकर बोला, चाची, दादी कहीं गई है क्या? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उतने में पीछे से सुमित आकर बोला, भैया, दादी माँ अब हमारे साथ नहीं रहती है। ये सुनकर तो मोहित हैरान रह गया। ये क्या कह रहा है सुमित तो? तभी उसकी चाची बाहर आई और बोली, बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं बेटा। कहते हुए उसने अपने बेटे सुमित को आंख दिखाई, तू जा बाहर खेलने, कुछ भी बोलता रहता है। फिर मोहित से बोली, बेटा, आपको फ़ोन पर बताया तो था कि दादी अपनी सहेलियों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई है। लेकिन चाची, इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं। अब तक तो दादी को वापस आ जाना चाहिए था ना। मोहित ने हैरानी से चाची की ओर देखते हुए कहा, और मैंने जितनी बार भी दादी का फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं दादी कैसी होंगी। आपको उनकी सहेलियों के नंबर ले लेने चाहिए थे। तभी मोहित को चिंतित देखकर उसकी चाची जल्दी से बोली, चिंता की बात नहीं है बेटा, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। अभी 2 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था, कह रही थी अभी उनको आने में 1 महीना और लग जाएगा। वो वहाँ बिल्कुल ठीक हैं। ये लीजिए, आप तो चाय पीजिए। चाची की बात सुन मोहित चाय लेकर अपने माँ पिताजी के कमरे में चला गया। वहाँ दीवार पर लगी दोनों की तस्वीर देखकर बोला, माँ पिताजी, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आज आप दोनों का सपना पूरा हो गया है। अगर आज आप दोनों होते तो आपको कितनी खुशी होती। तभी अचानक उसे वो दिन याद आ गया जब विदेश जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनकर आ गया था। तो उसके मम्मी पापा को एक तरफ बेटे के डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ बेटे से बिछड़ने का गम। मगर मोहित कहाँ जानता था कि उसके विदेश जाने से पहले ही उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। मगर दादा दादी ने उसके माता पिता का ये सपना पूरा किया और मोहित को हिम्मत देकर विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। दादी माँ का मोहित के विदेश जाने की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मोहित बचपन से ही दादी का लाडला रहा था और उनके साथ बहुत लगाव था। रात को उनके पास सोकर कहानियाँ सुनता। दादी मोहित के जाने से दुखी तो थी, मगर फिर भी उसे हौसला देते हुए बोली थी, बेटा, भगवान करे तू जब तक वापस लौटे तो तेरी दादी वो दिन देख पाए। ये बात याद आते ही मोहित के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी चाची कविता आ गई और बोली, खाना बन गया है बेटा, तुम चाहे तो अभी खा लो या फिर थोड़ी देर में तुम्हारे चाचा जी आ जाएंगे। ठीक है चाची, चाचा को आ जाने दीजिए, साथ में ही खा लेंगे। दादी को घर में न पाकर मोहित का पूरा उत्साह ठंडा पड़ गया था, मानो पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा हो। कुछ देर बाद चाचा भी आ गए। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। लेकिन मोहित जब भी चाचा चाची से दादी के बारे में बातें करता तो वो तुरंत ही बात को बदल देते। मोहित को उनका ये व्यवहार कुछ अलग सा लगा। 2 दिन बाद मोहित अपने माता पिता की तस्वीर लेकर अस्पताल पहुंचा और अपने केबिन में उन दोनों की तस्वीर लगाकर हाथ जोड़कर बोला, माँ पिताजी, मैंने आज आप दोनों का सपना साकार कर दिया है। बस आप दोनों अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। तभी मोहित के कानों में एक नर्स की आवाज़ गूंजी, न जाने कहाँ से आ जाते हैं काम करने। अरे जब झाड़ू पोछा भी सही से लगाना ही नहीं आता तो काम करने क्यों आती हो? अस्पताल फ्री का तो पगार नहीं देता ना। वो एक अधेड़ उम्र की महिला को डांट रही थी, जो बेचारी चुपचाप सब कुछ सुने जा रही थी। ये सुन मोहित को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत बाहर आया। देखा तो एक बूढ़ी औरत कपकपाते हाथों से पूरे अस्पताल में झाड़ू पोछा लगा रही थी।
वो आगे बढ़ा ही था कि इतने में नर्स फिर से बोली, आज ही सर से बात करके तुम्हें काम से निकलवाती हूँ। अब तो मोहित के सब्र का बांध टूट गया था। वो नर्स पर चिल्लाकर बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी उम्र से बड़ी महिला से इस तरह से बातें करो। क्या तुम घर पर भी अपनी माँ या दादी के साथ इस तरह से ही बातें करती हो? ये तो देखो कि इस उम्र में इन्हें कितने काम करने पड़ रहे हैं। ज़रूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी। कहते हुए मोहित जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्हें देखकर चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी दादी रुक्मणी जी ही थी। दादी माँ, आप यहाँ कैसे? आप तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी ना? मोहित ने नम आँखों से कहा तो अपने पोते को देखकर रुक्मणी जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ से झाड़ू और पोछा नीचे फेंक दिया और अपने पोते के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगी। अपनी दादी को ऐसी हालत में देखकर मोहित के मन में आग सी उठ रही थी। वो दादी को अपने केबिन में ले जाकर बोला, दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपका ये पोता आ गया है। कहते हुए उसने अपनी दादी को पीने के लिए पानी दिया। फिर बोला, आप तो 4 धाम की यात्रा के लिए गई थी ना? मैंने भी आपको कितने फ़ोन किए, मगर हर बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था और चाचा चाची कह रहे थे कि आप अपनी सहेलियों के साथ यात्रा पर गई हुई हैं। ये सब सुनकर रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित बोला, दादी मुझसे कुछ मत छुपाइए, सब सच सच बताइए, आपकी इस हालत का कारण कौन है? तो दादी ने रोते हुए कहा, बेटा तेरे दादाजी के चले जाने के बाद सारे कारोबार पर तेरे चाचा ने हक जमा लिया और घर पर तेरी चाची ने तेरे दादाजी की तो पाई पाई ये घर बनवाने में ही खर्च हो गई थी। तेरी चाची को मेरी दवाई का खर्चा भी भारी लगने लगा था। कविता एक दिन मुझसे बोली, इस घर में रहना है तो सारा काम करना पड़ेगा, खाना और दवाई मुफ्त में नहीं मिलेगा। मैंने कविता के हाँ में हाँ मिला दी और उसके बाद से कविता घर का सारा काम मुझसे करवाने लगी। वो सिर्फ अपने पति और बच्चों का खाना बनाकर चली जाती। मैं दिन भर घर के सारे छोटे मोटे काम करती। इसके बदले में मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाता। पहले शुरुआती दिनों में तो मुझे समय का खाना मिल जाता, मगर उसके बाद मुझे बहू के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर खाना मांगना पड़ता। तब कहीं जाकर वो रात का सूखी बासी बचा हुआ खाना मुझे दे देती। एक दिन मुझसे सूखी रोटी खाई नहीं जा रही थी तो मैंने रसोई में जाकर अपने लिए खिचड़ी बना ली, तो उस पर भी तेरी चाची ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया कि तेरा चाचा भी मुझे ही डांट फटकार करने लगा। दोनों ने मिलकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और बोले, वैसे भी तुम्हारी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अंदर रहकर मर भी जाओगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर रुक्मणी जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोहित ने कहा, दादी रोइए मत, और क्या क्या किया चाचा चाची ने वो सब मुझे बताइए, आज सब खुलकर बता दीजिए। तो दादी बोली, मुझ पर जो गुजरी है बेटा वो मैं ही जानती हूँ। कमरे में बंद रहकर मुझे अब बासी खाना भी नसीब नहीं हुआ। अगले दिन तुम्हारे भाई सुमित ने धीरे से कमरे की कुंडी खोल दी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं भूख से तड़प रही थी, इसलिए बाहर आते ही मैं रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान ढूंढने लगी। उतने में कविता फिर से आ गई और चिल्लाकर बोली, बुढ़िया किसने बाहर निकाला है तुम्हें? अब तो तुम्हें इस घर से ही बाहर निकालना होगा। तू यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। एक बार बताई हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। उसने तुम्हारे चाचा को आवाज़ लगाई और बोली, सुनिए जी, इस बुढ़िया को जल्द से जल्द किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो।
मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। वैसे भी तुम्हारे चाचा को तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई तो मैं हाथ जोड़कर दोनों से विनती करने लगी, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो बेटा, तुम लोग जो बोलोगे मैं करूँगी। तभी मुझे रोता हुआ देखकर सुमित रोने लगा और अपने पापा के सामने जाकर बोला, पापा प्लीज़ दादी को कहीं मत भेजो, मैं आज के बाद दादी की कोई मदद नहीं करूँगा। तो बेटे के मुंह से ये सुनकर पता नहीं रमेश और कविता को क्या सूझी, वो कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गई। अगले 2-3 दिन तक उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे लगा शायद दोनों को मुझ पर तरस आ गया है। मगर 2-4 दिन बाद रमेश मेरे पास आकर बोला, माँ आपको आँखों में तकलीफ़ रहती है ना, चलो कैंप लगा है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, हमें वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपने कपड़े ले लीजिएगा और ज़रूरत का सामान भी ले लेना। मैं भी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और अगले दिन दोनों के साथ अस्पताल चली गई। वहाँ पहुंचकर रमेश मुझे अस्पताल के बाहर बेंच पर बिठाकर बोला, माँ आप 2 मिनट इधर ही बैठ जाओ, हम एक बार डॉक्टर से मिलकर आते हैं। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं आए। मैं 2-3 घंटे तक राह देखती रह गई, मगर बाद में समझ गई ये मुझसे पीछा छुड़ाने की तरकीब थी। दोनों मुझे इस अनजान शहर में भीख मांगने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। तेरे चाचा ने तेरी चाची के मुंह से निकली बात को सच कर दिखाया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे भी नहीं थे। तभी अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे रोता हुआ देखकर मुझसे मेरी व्यथा पूछी। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो वो बोले, माँ जी आप बुरा ना माने तो आप यहाँ अस्पताल में नौकरी कर लीजिए, इससे आपको रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने तुरंत उनकी बात मानकर हामी भर दी, जिससे मुझे अस्पताल द्वारा रहने के लिए एक कमरा मिल गया और 2 समय खाने को मिल जाता। ये सब सुनकर मोहित को अपने चाचा चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, दादी जितने दुख सहन करने थे ना आपने कर लिए, अब दुख सहन करने की बारी चाचा और चाची की है। अब आपका पोता आ गया है जो आपके ऊपर हुए सारे जुल्मों का बदला लेगा। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो हम अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर रुक्मणी जी थोड़ा डर गई क्योंकि वो उस माहौल में फिर से नहीं जाना चाहती थी। उनमें और अपमान सहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी उनको घबराया हुआ देखकर मोहित बोला, दादी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो घर दादाजी ने बनवाया है। वो लोग कौन होते हैं आपको घर से निकालने वाले? घर से निकलेंगे वो लोग जो आपके घर में रह रहे हैं। आप अपने घर में जाने से घबराओ मत। अब आपका ये पोता आ गया है जो आपको आपका हक दिलाकर रहेगा। चलिए गाड़ी में बैठिए और मेरे साथ घर चलिए। मोहित ने अपनी दादी को गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा अपने चाचा चाची को सबक सिखाने। घर पहुंचकर उसने दादी को गाड़ी में ही बिठाया रखा और अकेले ही घर में चला गया। तो चाचा चाची घर में बैठकर आराम से समोसे खा रहे थे। सुमित स्कूल गया हुआ था। तभी मोहित को देखकर उसके चाचा रमेश ने कहा, आओ बेटा सही समय पर आए हो, तुम भी गर्मा गर्म समोसे खा लो। नहीं चाचा मेरा मन नहीं है, मुझे दादी से बात करनी है, उनके बिना पूरा घर सूना सूना लगता है। तभी उसकी चाची जोर से बोली, तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो तीर्थ यात्रा पर गई है, आया है दादी का लाडला। चाची के मुंह से ये सुनकर मोहित को भी गुस्सा आया और वो भी जोर से बोला,
और कितना झूठ बोलोगे चाची आप लोग। सच सच क्यों नहीं बता देते कि दादी को भीख मांगने के लिए आप लोग अस्पताल के बाहर छोड़ आए थे। ये सुनकर तो चाचा और चाची दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तू क्या बोले जा रहा है? सही बोल रहा है ये। तुम लोग तो मुझे भीख मांगने के लिए ही वहाँ बेंच पर बैठाकर आए थे ना? रुक्मणी जी ने अंदर आते हुए कहा तो उन्हें सामने देखकर रमेश और कविता दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर तो रमेश और कविता दोनों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दोनों रुक्मणी जी के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगे। माँ जी, आप हमारे बारे में ना सही, लेकिन अपने पोते सुमित के बारे में तो सोचिए। ये तो अन्याय है ना कि आप एक पोते से इतना प्यार करती हैं और एक के माँ बाप को जेल भिजवा रही हैं। हमारा बेटा अनाथ हो जाएगा। तभी वहाँ सुमित भी आ गया और ज़ोर से बोला, दादी, इन्हें ज़रूर पुलिस के हवाले कर दीजिए। ऐसे माँ बाप से तो अच्छा है कि मैं अनाथ ही रह जाऊं। तभी अपने 10 साल के बेटे के मुंह से ये सुनकर रमेश और कविता का चेहरा उतर गया। शब्द जैसे गले में ही अटक गए हों। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी मोहित शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, चाचा चाची, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो शुक्र मनाइए कि आपका बेटा सुमित अभी मासूम है और हमारे साथ रहेगा, वरना आपके कर्म देखकर कल को वो भी आपके रास्ते पर ही चलता। ये सुनकर रमेश और कविता का सिर शर्म से झुक गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पुलिस के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। मोहित ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिए। उनके जाने के बाद मोहित ने आगे बढ़कर दादी का हाथ थामा और बोला, दादी, अब आप अकेली नहीं हैं, आपके दोनों पोते आपके साथ हैं। इतना कहकर मोहित और सुमित दोनों ही दादी से लिपट गए तो रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।